आप सभी लोगों को स्वागत है आपके चैनल मेंटोबिया 1 पे। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये लूसेंट बुक से है, जो कि स्पेशली इतिहास के लिए आता है, हिस्ट्री के लिए लूसेंट बुक, तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरण में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 चरण में बांटा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरण में बांटा जाता है। पहला चरण जो है वो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, अर्थात कि कांग्रेस के गठन 1885 में हुआ था, तब से लेकर के 1905 जो बंटवारा हुआ था तब तक। दूसरा चरण वही जाना जाता है 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, दूसरा चरण 1905 से 1919 तक। और वहीं तृतीय चरण होता है कब से कब तक, तो ये होता है 1919 से लेकर 1947 तक। तो पहला चरण 1885 से 1905, दूसरा चरण 1905 से 1919, वहीं तीसरा चरण 1919 से लेकर 1947 तक। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना क्या थी, तो आप लोग बताइए क्या थी। ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कब हुआ था, ये हुआ था आपको 1885 में। ठीक है, इस चरण में अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिमी उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये लोग नेतृत्व किस विचारधारा से प्रभावित हो के कर रहे थे, तो ये कर रहे थे उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरा चरण, ठीक है, तो दूसरा चरण में कांग्रेस धीरे धीरे परिपक्व हो चुका था, और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी होता है तो अमेच्योर ही रहता है ना। ठीक है, तो उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट थे। अब इस संस्था ने भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू कर दिया था। इसी दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किए थे। क्योंकि ये लोग प्रभावित कहाँ से थे, तो उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से, और ये लोग पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग से क्या इसका क्रांति करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण जो था वो पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में था। पहला चरण 1905 तक, दूसरा 1919 तक, और तीसरा गांधीवादी चरण 1919 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अतः इस चरण को गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। इस चरण को किस युग के नाम से जानते हैं, तो गांधीवादी युग से। ठीक है, इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने का लक्ष्य पर कार्य किया था। जो गांधीवादी युग है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया। इसके पहले क्या था, सिर्फ पूर्ण स्वाधीनता था, अर्थात कि जैसे ब्रिटिशर्स में है, मतलब राजा रहेंगे, किंग रहेंगे, परंतु क्या होगा कि वहाँ पे शासन जो होगी वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। ठीक है, इसी आज़ादी की लड़ाई से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे संस्थाओं का स्थापना किया गया। तो इन संस्थाओं में सबसे पहला है, कौन सा संस्था है, तो यह लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन कब हुआ था, 1838 में। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1838 में। कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। संस्थापक थे कौन, द्वारकानाथ टैगोर जी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, कलकत्ता, द्वारकानाथ टैगोर। वहीं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, कलकत्ता में, ये भी राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरीश चंद्र टैगोर। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, कलकत्ता। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, कलकत्ता। ये द्वारकानाथ टैगोर, और इसको किए कौन किए, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरीश चंद्र टैगोर। इंडियन एसोसिएशन
1876, इंडियन एसोसिएशन 1876, कलकत्ता एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, बम्बई में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग जी, ये तीनों लोगों को नाम त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना की बात करें हम लोग तो ये 1866 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका स्थान था लंदन और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, लंदन और संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1852 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। मद्रास नेटिव, मद्रास 1852। फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फिर से पढ़ेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 1838, कलकत्ता, द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, कलकत्ता, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरीश चंद्र टैगोर। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन 1876, कलकत्ता, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885, बम्बई, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, लंदन, दादा भाई नौरोजी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास, मद्रास महाजन सभा 1884 कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूना एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूना और एम.जी. रनाडे। मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास। इंडियन लीग, इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग 1875 और संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 कहाँ हुआ था? कलकत्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 और कलकत्ता। आंदोलन का प्रथम चरण, तो आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक था? तो ये था 1885 से लेकर के 1905 तक। आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक। भारतीय कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ये हुआ 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। फिर से पढ़ लेते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो आईएनसी है इसका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन इसके पहले जस्ट पहले 1884 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, ये था संघ, इसमें क्या था ऐड? संघ। तो 1884 में ही संघ की स्थापना हुआ और वहीं 85 में क्या बन गया था ये? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो ये सुझाव कौन दिए थे?
कि इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था उसका नाम बदला गया और इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। और ये कौन थे एओ ह्यूम? तो ये थे एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। बिल्कुल सही बात है। और इसको एक बार पढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूना एमजे रनाडे, इंडियन लीग 1875 से शिव कुमार घोष, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 कलकत्ता। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को। ठीक है, किसको प्राप्त है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य ने भाग लिया? तो ये लिए 72। प्रथम चरण में कांग्रेस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। उदारवादियों की प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनादे, जेके गोखले, मदन मोहन मालवीय, दीनशा वाचा और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सभी के सभी लोग उदारवादी नेता थे। और दादा भाई नौरोजी के ही कहने पर जो संघ था ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है, ये संवैधानिक तरीके से चाहते थे, युद्ध के तरीके से नहीं, ये चाहते थे संवैधानिक तरीके से, और वैसे ही हुआ भी। उदारवादियों की अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में घोर आस्था थी। ठीक है, ये लोग अंग्रेजों का जो न्याय करने का शैली था उससे बहुत ज़्यादा ये लोग प्रभावित थे। ये था पहला चरण। अब दूसरा है आंदोलन का द्वितीय चरण में 1905 से 1900। आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है 1905 में, तो 1905 से 1919 तक चलता है। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल माना गया है। इसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। तो नव राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है आपको दूसरे चरण को, और इसी समय में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनकी अनुनय विनय की प्रवृत्ति की राजनीति को उग्रवादी नेताओं ने क्या नाम दिया? तो इन लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति अर्थात की पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ठीक है, कि ये लोग मतलब होता ना कि जैसे कि अनुनय विनय अर्थात की रिक्वेस्ट करना, अर्थात कि आप एक तरह से आग्रह ही कर रहे हैं, उसकी मर्जी है कि वो आपको आपकी बातें मानेगा कि या नहीं, आपको आपके हक अधिकार देगा कि नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे जो युवा लोग थे वो उदारवादियों से उनकी विचारधारा अलग होती चली गई, और फाइनली द्वितीय चरण में उनके बहुत सारे जो कांड हैं वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारा क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलते हैं। अगला पेज है कि कांग्रेस के उग्रवादी तथा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ से थे? महाराष्ट्र। अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल कहते हैं ना हम लोग, तो लाल वहीं लाला लाजपत राय, जो कहाँ से थे? पंजाब। अरविंद घोष पाल, बिपिन चंद्र पाल और उनके साथ अरविंद घोष, ये दोनों के दोनों लोग थे बंगाल। बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र। उग्रवाद के उदय क्या एक्चुअली कारण क्या थे? स्टार्टिंग में जब कांग्रेस बना तो उस पर तो दबदबा था उदारवादियों का, तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि उग्रवादी विचारधारा के लोग निकलने लगे? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार
कांग्रेस की मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या आवश्यकता थी, इनका तो कोई प्रभाव था नहीं, ना ही ये बहुत बड़ा क्रांति कर सकते थे, तो इनकी बातों को माने या ना माने उसको क्या फर्क पड़ता है, तो इनकी बातों को उपेक्षा कर रहा था। इस वजह से भी कुछ लोग क्या हुए, उससे अगेंस्ट हो गए। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था इसी समय में, हिंदू जो धर्म है उसका भी पुनरुत्थान देखने को मिला। तीसरा है कि 1876 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में मध्य भारत में बार बार पड़ने वाला अकाल और बम्बई में 1897-98 में उग्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहला कारण ये था कि वही कि उन लोगों ने, जो अंग्रेज थे, वो ब्रिटिश सरकार जो थी वो कांग्रेस की मांगों को बहुत अच्छे से गंभीरता से नहीं ले रही थी और उपेक्षापूर्ण की नीति अपना रही थी। वही हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ उस समय, और 1876 से लेकर के 1900 के बीच में मध्य भारत में 1876 से लेकर 1900 के बीच में मध्य भारत में बार बार पड़ने वाले भयंकर अकाल, बम्बई में 1897 और 1897 और 1898 के दौरान प्लेग से बहुत ज़्यादा जनधन की हानि देखने को मिला। कहाँ पे? तो बम्बई में। कब? 1897-98 में। और ये कब से कब तक पड़ा था? तो 1876 से लेकर के 1900 के बीच में हो रहा था। वहीं तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात किया जाए तो उस समय मिस्र, फारस, तुर्की, तो मिस्र, फारस और तुर्की, इन तीनों जगह की जनता को अपनी स्वतंत्रता संघर्ष में मिली सफलता। ठीक है, तो तत्कालीन घटनाओं की वजह से यहाँ पे तुर्की को भी, वहाँ की जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष में सफलता प्राप्त की, मिस्र की भी और फारस की भी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया और इन लोगों को लगा कि हमें भी अंग्रेजों से मुक्ति लेने की ज़रूरत है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल की विभाजन। तो कर्जन के समय में बहुत ज़्यादा आयोग बने थे, इसीलिए कहा भी जाता है कि बहुत ज़्यादा आयोगों के गठन का समय कौन सा गवर्नर था, तो ये थे हमारे कर्जन। ठीक है, हमारे नहीं, अंग्रेजों के कर्जन। ठीक है, तो इस समय कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम और इसके साथ ही बंगाल का विभाजन देखने को मिलता है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कौन किए थे? तो ये किए थे बीजे तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये सभी के सभी लोग जो थे उग्र राष्ट्रवाद, लाल बाल पाल जी, ये तीनों लोग उग्रवाद अर्थात के उदारवाद के सपोर्टर थे। वही जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब से, बिपिन चंद्र पाल और इनके साथ अरविंद घोष थे, ये लोग बंगाल से, और बाल गंगाधर तिलक जी थे, ये कहाँ से थे? ये थे महाराष्ट्र से। ठीक है, अब है उग्रवादियों के उद्देश्य। तो उग्रवादियों के आखिर उद्देश्य क्या था? तो 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता, ठीक है, 4 गो कांग्रेस के प्रमुख नेता, जिनमें थी बीजे तिलक जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो ये चारों लोगों ने, बीजे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चारों के चारों लोग ने भारत में उग्रवाद आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, भारत में उग्रवाद आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया था, और ये चारों के चारों जो नेता लोग थे वो स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य इन लोगों ने बनाया था। ठीक है, कि हमें पूर्णतया स्वराज मिलना चाहिए। वहीं उदारवादी दल के नेता, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वशासन चाहते थे। ठीक है, उदारवादी लोग औपनिवेशिक स्वशासन अर्थात कि राजा का शासन रहेगा, परंतु जो यहाँ की कार्यकारी नीतियाँ होंगी उसमें कार्यकारी जो सदस्य होंगे वो सारे के सारे भारतीय होंगे। वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करके ही स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं, ना कि औपनिवेशिक स्वशासन। उदारवादी दल के नेता संवैधानिक आंदोलन में विश्वास रखते थे, अर्थात कि धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से भारत की आज़ादी चाहते थे। अंग्रेजों की जो न्याय प्रियता थी उसमें इन लोगों का वो था गहरी
सहानुभूति थी, ठीक है। सहानुभूति नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि निष्ठा थे। वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, इसके अलावा प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड को शिष्टमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तो जो उदारवादी स्वतंत्रता सेनानी थे देश के, वो लोग वार्षिक रूप से सम्मेलन करना, भारत की समस्याओं को रखना, उसका निदान करना संवैधानिक तरीके से, इंग्लैंड को शिष्टमंडल भेजने इत्यादि में ये लोग विश्वास करते थे। वहीं जो उग्रवादी नेता थे वो लोग अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन और आत्म बलिदान में विश्वास करते थे। उग्रवादी नेताओं ने विदेशी माल का बहिष्कार किया, ठीक है। इन लोगों ने विदेशी जो भी सामान था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए, स्वदेशी माल को स्वीकार किए। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी इन लोगों ने जोर दिया था, ठीक है। उदारवादी नेता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। किंतु जो उग्रवादी नेता थे वो लोग इन आंदोलनों का प्रसार, तो उग्रवादी नेता का जो थे वो लोग ना सारे के सारे चाहते थे कि ये आंदोलन जो है विस्तृत क्षेत्रों में फैले, बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। वहीं क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला चरण शुरू होता है, कब से कब तक, तो ये शुरू होता है 1905 से 1915 और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। लेकिन क्रांतिकारी आतंकवाद, अर्थात क्या आतंकवाद नाम बदलना चाहिए, एक्चुअली आतंकवाद नहीं था, एक तरह से राष्ट्रवादी चीजें था, लेकिन अंग्रेजों के नज़र में उन लोगों ने आतंकवादी इसको नाम दे दिया। तो ये जो उग्रवादी चीजें थी ये शुरू होता है 1905 से 1915, ठीक है। जब तक गांधी जी भारत नहीं आते हैं, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं, उसके बाद से उन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति चलने लगती है। तो कांग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्यपद्धति तथा उग्रवादियों के धीमी प्रभाव की नीति से निराश होकर, बहुत युवा होते हैं, नया नया खून होता है, तो वे लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संवैधानिक और उग्रवादी कार्य पद्धति जो था वो बहुत स्लो प्रोसेस था। तो उग्रवादी लोग धीरे धीरे से बहुत ज़्यादा निराश हो गए, इसीलिए उन लोगों ने बम और पिस्तौल की राजनीति को चुना। और क्रांतिकारी विचारधारा के लोग समझौते की राजनीति में कदापि विश्वास नहीं करते थे। वो लोग नए थे, यंग थे, वो लोग लड़ना जानते थे, तो वो समझौता करना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य था जान दो और जान लो, ठीक है, तुमको मारेंगे या हम मर जाएंगे। तो ये नए नए युवकों का उस टाइम मानना था। इन क्रांतिकारी युवकों ने आयरिश आतंकवादियों एवं रूसी निहलिस्टों, तो रूस के निहलिस्ट और आयरलैंड के आयरिश आतंकवादी, तीन लोगों के जो संघर्ष के तरीके थे उसको इन लोगों ने अपनाया और बदनाम अंग्रेज अधिकारियों को मारने की योजना बनाई कि जो भी अंग्रेज अधिकारी जहां भी अपने मन का मनमाना शासन चला रहा है, जहां भी परेशान कर रहा है लोगों को, जनता को यातनाएं दे रहा है, वहां पे इन लोगों ने क्या किया, उसको मारने का योजना धीरे धीरे बनाने लगे। आयरिश आतंकवादियों से प्रेरित थे और रूसी निहलिस्टों से प्रेरित ये लोग थे, ठीक है। क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थन कहाँ था, तो बंगाल में था। सबसे अधिक समर्थक लोग कहाँ पे थे, तो स्टार्टिंग में बंगाल में थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में होती है, कहाँ से, महाराष्ट्र से। और क्यों ना हो, वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेग से बहुत सारे लोग मारे गए थे। पूरे देश में इतने अंग्रेजों ने शोषण किया, इतना किया कि यहाँ के लोग बुरी तरह से अकाल, भूख से और बेरोजगारी से त्रस्त थे, अकाल से, ठीक है। इस समय देश के अनेक भागों में, खास करके बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा, ठीक है। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में, बंगाल में कुछ घटनाएं होती हैं इस समय 1905 से 15 के बीच में, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद ही माना जाता है कि बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुई थी बंगाल विभाजन के बाद। लेकिन इस घटना के पहले ही वहाँ कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ चुके थे, ठीक है।
1902 में बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन जो बना था उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो 1902 में बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ठीक है, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। वहीं 1907 में कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र कुमार घोष किए थे। देखिए ये भी आई है, इससे पूछता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। 1902 में ही बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन बना था जो था अनुशीलन समिति, और इसकी स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। अनुशीलन समिति 1902 का ज्ञानेंद्र नाथ ने बसु ने किया था। वहीं कलकत्ता में 5 साल के बाद 1907 में होता है। तो 1907 में कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष के द्वारा की जाती है। अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में सुदृढ़ समिति बनता है मेमन सिंह के द्वारा, साधना समिति बनता है, स्वदेशी बांधो समिति बनता है बरिशाल, और व्रती समिति फरीदपुर। ये सभी जो समितियां थी सभी के सभी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। अनुशीलन समिति बंगाल में मेमन सिंह, साधना समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति और मेमन सिंह हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा साधना समिति, स्वदेश बांधो समिति, और बारिशाल में व्रती समिति, फरीदपुर में आतंकवादी, सभी ये सारी की सारी समितियां थीं। इसके अलावा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये जो दोनों लोग थे ना, ये दोनों लोग ही क्या किए थे, ये दोनों लोग ही अनुशीलन समिति का भी गठन किए थे। तो एक जतेंद्र नाथ बनर्जी थे, वारेंद्र घोष नहीं थे। इसमें वारेंद्र घोष और उसके साथ भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों के दोनों विवेकानंद के भाई थे। इन लोगों ने फैलाया, ठीक है। 1906 ईस्वी में इन दोनों लोगों ने मिलकर के युगांतर नामक पत्रिका का भी, समाचार पत्र का भी प्रकाशन किए थे। युगांतर बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वही 1907 में कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से धीरे धीरे प्रकाशन शुरू हो गया, जिनमें प्रमुख था ब्रह्मा बांधो उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या। ब्रह्मा बांधो उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या जो थी वो भी इम्पोर्टेंट था, और वंदे मातरम सभी लोग जानते हैं। अरविंद घोष और युगांतर जो था भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरेंद्र कुमार घोष। तो एक हम लोग को याद करने लायक है संध्या, जो कि प्रकाशित था ब्रह्मा, संध्या ब्रह्मा बांधो। संध्या में बांधो लोग मिलकर के क्या करते हैं, ब्रह्मा का जो भी था अपना बात करते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं, पूजा कर रहे हैं। तो संध्या काल में ब्रह्मा का होता है ना, दीप दिखाते हैं लोग, बांधो लोग, ठीक है। और वंदे मातरम अरविंद घोष हो जाएंगे और युगांतर हो जाएंगे भूपेंद्र नाथ दत्त। चलिए, अब युगांतर अखबार के नाम पर एक क्रांतिकारी संगठन था जो युगांतर का भी बंगाल में अस्तित्व था। वहीं बरेंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वोत्तर क्रांति का बिगुल बचाया तथा ये बताया कि जो क्रांति है वो किस प्रकार से प्रभावकारी होगी। तो बरेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो युगांतर अखबार निकाला था, उसके समूह, कुछ लोगों के समूह ने सर्वोत्तर क्रांति, मतलब सभी जगह पे क्रांति हो, इसका भी बंगाल के हर क्षेत्र में बिगुल फूंक दिया था। वहीं हेम अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। तो अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था, तो 1902 में हुआ था। फिर कहाँ हुआ, मिदनापुर में हुआ था 1902 में।
फिर 5 साल के बाद 1907 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसका कौन किए थे स्थापना, तो बरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ। तो बरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ ने किया था, दोनों लोगों ने मिल करके 1907 में कलकत्ता में। वही 1902 में किए थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ठीक है, 1913 में पटना में कौन किए थे अनुशीलन समिति का, क्वेश्चन पूछा हुआ, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। वही 1908 में भारत लौट के हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता स्थित मणिकतल्ला में बम बनाने के लिए कारखाना खोले। तो ये गए रूस में जाकर ये बम बनाने का कला सीखे। फिर 1908 में भारत आए और भारत आकर के कलकत्ता में मणिकतल्ला, ठीक है, मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना इन्होंने खोल दिया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो ये दो लोग बहुत ही भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो इन लोगों ने 30 अप्रैल 1908 को, कब, 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंट के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। वहीं खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस, यही न थे जतेंद्र नाथ जो बाघा जतीन थे, अनुशीलन समिति का गठन किए थे। सॉरी, ये दूसरे थे, वो जतेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये मुखर्जी हैं। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी दूसरे, जतेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे हैं, अनुशीलन वाले बनर्जी दूसरे हैं। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है, इनको पुलिस मुठभेड़ में बालासोर में 1915 में ये मारे जाते हैं। बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा करने वाले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे दिल्ली में बम फेंकने की योजना बनाए थे। तो ये लोग बम फेंकने की योजना कब बनाए थे, तो ये बनाए थे 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाया था, कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, तो 23 दिसंबर 1912 को इन लोगों ने योजना बनाया था। वही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय बीजी तिलक को जाता है, उनके पत्र केसरी को। तो जैसे यहाँ तो बंगाल में था, युगांतर था, उसी तरह से महाराष्ट्र में कौन था, तो महाराष्ट्र में बीजी तिलक का केसरी था। इन्होंने इस पत्र का संपादन कब किए थे, 1889 में। ठीक है, 1889 में कांग्रेस की स्थापना के मात्र 4थे वर्ष, तो 1889 में ही इन्होंने केसरी का संपादन बीजी तिलक ने कर दिया था। वही बीजी तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी, पूछ सकता है, 93 में गणपति और 95 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किए थे। इनका उद्देश्य क्या था, तो ये दोनों उत्सव, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का एकमात्र उद्देश्य था, धार्मिक कम था बल्कि राजनीतिक अधिक था, कि इसी उत्सव के बहाने लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और लोगों को मतलब क्रांति के प्रति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सकेगी और जो रणनीति होती है वो रणनीति भी तैयार की जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र में 1893 से लेकर 1893 से 97 के बीच में प्लेग फैला और अंग्रेज जो सरकार थी वो मरहम लगाने के बजाय इन्होंने क्या किया, दमन का कार्य किया। ठीक है, प्लेग के कारण बहुत ज़्यादा लोगों की जाने लगी और अंग्रेज सरकार जो थी, यहाँ पे सरकार उसका काम फर्ज बनता था वहाँ के जनता का सेवा करना, परंतु इन लोगों ने दमन का कार्य किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 22 होता ना, हम लोग सभी लोग सुने नहीं है कि मरता क्या नहीं करता, तो ये लोग बस कोई ऑप्शन नहीं था, मर रहे थे, तो ये लोग क्रांति ही करेंगे। तो फाइनली लोगों ने परेशान होकर 22 जून 1800
97 को प्लेग कमीशन जो रैंड और आर्म्स था, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। जो कमिश्नर थे, इसके मेन जो करता धरता थे इस प्लेग के, कमीशन रैंड और आर्म्स, तो इनकी गोली मार के हत्या कर दिया गया। इस संबंध में चापेकर जो बंधु थे, जिनका नाम था दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, तो दामोदर और बालकृष्ण जो थे, इन दोनों लोगों को फांसी दे दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को भी विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास का सजा हुआ। तो विजय तिलक को भी 18 माह का यहाँ पे कारावास दिया गया था। इसके पहले भी विजय तिलक को 6 साल का कारावास 1908 में दिया जा चुका है और इस बार इनको 18 महीना का कारावास दिया गया। वहीं रैंड एवं आर्मस्ट्रांग की हत्या भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो जो 1897 में इनकी हत्या होती है, उसको भी माना जाता है कि एक तरह से, क्योंकि जो कांग्रेस की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं आतंकवाद जैसी नहीं थी, मर्डर करना नहीं था, वो संवैधानिक तरीके से, अनुनय विनय के तरीके से देश की आज़ादी चाहते थे। तो ये शुरुआत हो चुका था इन लोगों का रैंड आर्मस्ट्रांग की हत्या के द्वारा 1897 में। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। महाराष्ट्र जो था वो नासिक क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था महाराष्ट्र। बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जो मेजनी के तरुण इटली की तर्ज पे अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किए थे। तो मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने कब किए थे? 1904 में। वहीं मेजनी का तरुण इटली जो था, उसी की तर्ज पे अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो जो नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना 1904 में हुआ था, तो मेजनी का एक संगठन था तरुण इटली, उसी के तर्ज पे इसको अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया जाता है। मित्र मेला को अभिनव भारत में 1904 में जिसका गठन हुआ था। अभिनव भारतीय संस्था के मुख्य सदस्य कौन थे? तो ये थे अनंत लक्ष्मण करकरे। कन्हारे देता है ना लूसेंट में, यहाँ करकरे लिखा है। तो अभिनव भारतीय संस्था के मुख्य सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे जी, कन्हारे जी, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, नासिक का जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो ये हत्या कब किए? तो ये किए 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। मॉडल मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसी समय अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दिए थे। जो जैक्सन था वो कहाँ का जिला मजिस्ट्रेट था? तो वो था नासिक का। ठीक है, तो नासिक का जिला मजिस्ट्रेट को जैक्सन ने मार के हत्या कर दिए थे। इस हत्याकांड से जो लोग जुड़े थे उन पे नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी शामिल थे। इसी वजह से इन्हें गणेश सावरकर जी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, गणेश सावरकर जी को आजीवन कारावास की सजा मिली और ये बहुत अच्छा पोयम भी लिखते थे। गणेश सावरकर जी बहुत अच्छा पोयम भी लिखते थे। वहीं अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे पी.एन. बापट। ठीक है, और हेमचंद दास कानूनगो किसके सदस्य थे? तो ये थे अनुशीलन समिति के। और वहीं अभिनव भारत के थे पी.एन. बापट। तो अनुशीलन समिति वाले जो हेमचंद दास कानूनगो थे वो रूस गए थे बम बनाने सीखने के लिए, और अभिनव भारत पी.एन. बापट कहाँ गए थे? तो ये गए थे फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में गए थे बम सीखने के लिए। वहीं महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र कौन सा था? तो काल और परांजपे। ठीक है, काल और परांजपे ये भी दोनों के दोनों क्रांतिकारी पत्र था। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विजय तिलक जी का केसरी था, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के काल और परांजपे भी क्रांतिकारी पत्र थे। वहीं पंजाब में 1906 ईस्वी में प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे फैल गया। तो शुरू हुआ बंगाल से, महाराष्ट्र, पंजाब, सब जगह धीरे धीरे ये क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो फैल गया था।
पंजाब में आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल, भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि की परिणाम स्वरूप हुआ। तो यहाँ भी मतलब होता है ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ भी है कि पंजाब में बार बार अकाल, इतना मतलब वो लोग ना शोषण ही करते थे अंग्रेज कि बार बार अकाल पड़ता था, भू राजस्व फिर भी लेते थे, सिंचाई कर जो था उसमें भी वृद्धि कर रखी थी, तो उपज होगा ही नहीं तो जो जनता है वो कहाँ से देगा कर। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को क्षतिपूर्ति होगी। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद जी, ठीक है, पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया था। तो पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद और लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा प्रसाद, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया। वहीं अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। तो अमेरिका में भी गदर पार्टी बना था, उसके साथ ही पंजाब में भी गदर पार्टी का केंद्र बन गया। सूफी अम्बा प्रसाद जी और अजीत सिंह जो थे, ये लोग दोनों देश छोड़ करके अफगानिस्तान चले गए थे, ठीक है। सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह दोनों चले गए कहाँ, अफगानिस्तान। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन, ठीक है, कितना अच्छा नाम है ना, अंजुमने मुहिब्बाने वतन। तो अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की है तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला था। तो अजीत सिंह ने लाहौर में, कहाँ पे, तो लाहौर में, ठीक है, अंजुमने मुहिब्बाने वतन, अंजुमने मुहिब्बाने वतन एक संस्था बनाया और भारत माता नाम से अखबार निकाले थे। विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलन, तो अभी ये हो गया बंगाल पंजाब का, अब है विदेशों में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेजी प्रशासन के चंगुल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेशों में रह करके भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना लड़ाई और संघर्ष को जारी रखे थे। तो भारत से बाहर गए जो क्रांतिकारी थे, जिनमें थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान और जर्मनी। तो भारत से बाहर जाने वाले क्रांतिकारियों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान और जर्मनी में गए हुए थे और सारे के सारे वहां से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। भारत से बाहर विदेशी धरती पे स्थापित सबसे पुराने जो संस्था थी वो थी इंडियन होम रूल, ठीक है, सबसे पुरानी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना फरवरी 1905 में लंदन में हुआ था और किसने किया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 में किए थे। इस संस्था को प्रायः इंडिया हाउस की भी नाम से जाना जाता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, बीडी सावरकर, और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, स्वशासन को प्राप्त करना, ठीक है। इस सोसाइटी का क्या लक्ष्य था, तो स्वशासन को प्राप्त करना। लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा और बीडी सावरकर इसके सदस्य थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाला था, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य जो मदन लाल ढींगरा जी थे, इन्होंने 8 जुलाई 1909 ईस्वी को इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सहायक जो कर्जन वायली थी, इनकी गोली मार करके हत्या कर दिया। तो 8 जुलाई 1909 ईस्वी में इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन वायली की गोली मार के हत्या 1909 में ढींगरा जी जो कि इंडियन होम रूल से जुड़े थे, इन्होंने कर दिया। वही श्याम जी कृष्ण वर्मा जो संस्थापक थे इंडियन होम रूल के, इनके अन्य सहयोगी भिखाजी रुस्तम कामा थी, भिखाजी रुस्तम KR कामा, ठीक है। तो इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों और अमेरिका में भी प्रचार प्रसार करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में होता है, सभी लोग जानते हैं।
क्रांतिकारी आतंकवादी जो आंदोलन था उसके पहले चरण में अनेक भारतीय अमेरिका और कनाडा में बसे हुए थे। इन लोगों ने वहां से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किए हुए थे। इसके अलावा लोगों ने वहां से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किए थे। 1907 ईस्वी में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ई आज़ादी पत्र बांटा। 1907 में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ई आज़ादी पत्र को बांटा था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। 1907 में सर्कुलर ई आज़ादी पत्र किसने बांटा? तो ये बांटा था रामनाथ पुरी जी ने, और इसी ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, सर्कुलर ई आज़ादी। ठीक है, सर्कुलर ई आज़ादी पत्र स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। तारकनाथ दास जी ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था, और ये अखबार जो था वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना, नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने नवंबर 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है, नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इस संस्था ने ही गदर या हिंदुस्तान गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, और गदर का पहला अंक जो था उर्दू में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 को। कालांतर में समय बीतने के साथ उर्दू, गुरुमुखी, हिंदी और गुजराती में भी गदर समाचार पत्र 9 दिसंबर को इसका प्रकाशन हुआ था। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो गदर था समाचार पत्र, पहला जो उसका पत्र था वो उर्दू में था, और ये कब लॉन्च हुआ था? 1 नवंबर को, और फिर 9 दिसंबर, 1 महीना से थोड़ा सा 8 दिन ज़्यादा उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत सारे भाषा गुरुमुखी, हिंदी और गुजराती में भी आने लगा। ठीक है, और इसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना नवंबर 1913 में किए थे, और यही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है गदर या हिंदुस्तान गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। गदर पत्र के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम क्या पड़ गया? गदर आंदोलन। तो यह गदर पत्र के नाम की वजह से ही सोहन सिंह भाखना का हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन रख दिया गया। गदर जो था प्रारंभ में साप्ताहिक पत्र था, लेकिन धीरे धीरे यह मासिक हो गया। पहले 1 सप्ताह में आता था, उसके बाद ये मैगजीन बन गया मासिक। गदर समाचार पत्र में छपने वाली जो कविताओं थी उनको दर गूंज, ठीक है, दर गूंज शीर्षक से प्रकाशित किया जाता था। तो कविताओं को दर गूंज शीर्षक से प्रकाशित किया जाता था। एक बार फिर इसका हाईलाइट हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। तो सर्कुलर ए आज़ादी, सर्कुलर ए आज़ादी पत्र बांटा था रामनाथ पुरी ने 1907 में। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में, इसका संस्थापक तारकनाथ दास थे। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने नवंबर 1913 में किया। गदर जो पत्रिका था वो 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ। पहला अंक उर्दू में था जो 9 दिसंबर को हुआ, उसमें उर्दू, गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती था। फिर इसकी जो कविता थी वो दर गूंज शीर्षक से प्रकाशित होते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो लाला हरदयाल, भाई परमानंद, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम कामा, ये सभी लोगों ने गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वहीं राजा महेंद्र प्रताप जी ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल शहर में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किए थे। कौन किए थे? तो राजा महेंद्र प्रताप, जो कि ये भी गदर आंदोलन से संबंधित थे, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, और डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य कौन थे? तो बरकतुल्ला थे, जो कि प्रधानमंत्री थे। मौलाना अब्दुल्ला थे, मौलाना बशीर थे, सी पिल्लई थे, शमशेर सिंह थे, डॉक्टर मथुरा सिंह थे, और खुदा बख्श और मोहम्मद अली भी संबंधित थे। तो महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य में बरकतुल्ला प्रधानमंत्री, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली शामिल थे।
भारत में चले हिजरत आंदोलन, ठीक है, भारत में वो हिजरत आंदोलन चला था, इससे जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना का स्थापना किया। तो भारत में हिजरत आंदोलन से जुड़े जो नेता लोग थे वो अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां पे इन लोगों ने खुदाई सेना की स्थापना किए थे। खुदाई सेना के मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क, कैसा सिल्क, पीली सिल्क पे फारसी में, ठीक है, पीली सिल्क पर फारसी में क्या किया गया, तो पीली सिल्क पर फारसी में लिखा गया और इन पत्रों के पकड़े जाने पे ही सिल्क पेपर कांड अर्थात रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र। तो सिल्क पेपर कांड या रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो राजा महेंद्र प्रताप जी जो गदर से संबंधित थे, ठीक है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से संबंध रखते थे, ये अफगानिस्तान के काबुल शहर में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के और भी सदस्य थे, जिनमें बरकतुल्ला इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बरकतुल्ला जी जो थे ना वो क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, मौलाना शमशीर और डॉक्टर मथुरा, ये सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। भारत में हिजरत आंदोलन से बहुत सारे लोग जुड़े थे, जो धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट होकर भाग के कहाँ चले गए, ये चले गए अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में, और यहाँ जाकर के इन सभी लोगों ने खुदाई सेना की स्थापना किए थे। वही मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, ये नाम भी आई हो जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मौलवी जो उबैदुल्ला जी हैं, तो इनके द्वारा कुछ पत्र था जो महमूद हसन को पीली सिल्क पर, मतलब पीला रंग का जो सिल्क था, रेशम था, रुमाल, उस पर फारसी में लिखा गया ताकि अंग्रेजों को समझ में नहीं आए। तो मौलवी जो खुदाई सेना के मौलवी उबैदुल्ला सिंधी थे, इन्होंने कुछ चीज़ें लिखा महमूद हसन को देने के लिए पीली सिल्क पर, लेकिन वो पत्र जो था वो पकड़ा गया था और इसी वजह से इसे सिल्क पेपर कांड या रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से जाना गया। इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे समाप्त। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है बंगाल विभाजन, तो इसको पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको खत्म करेंगे। इसी को क्या पूरा इतिहास को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे लुसेंट का, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही शॉर्ट तरीका से, बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।